तो सांवरिया सेठ की हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम हैं बेटा 11th लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के। और बेटा आज का जो टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बहुत बार आपने नाम सुना होगा फ्लक्स के बारे में, 10th क्लास से आप ये नाम सुनते हुए आ रहे होंगे। और आज हम बेटा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं, क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहली बात ये है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज क्यों करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब ये हो जाएगा कि कहां पर आपके पास, अगर हम सपोज मानिए मैग्नेटिक के टर्म्स पे निकाल रहे हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करें कहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम है। और वही अगर हम इलेक्ट्रिक के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो हमें जानना पड़ता है कि कहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ये सब जानने के लिए हमने एक टर्म्स यूज किया जिसको हम कहते हैं बेटा फ्लक्स। तो कैसे करते हैं, याद करिए कि अगर आपके 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा बेटा साउथ पोल होगा। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है वो कैसे जाती थी बेटा, नॉर्थ से साउथ जाती थी इस तरीके से। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि ये जो मैग्नेट है इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई वो कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। तो हम क्या करते थे कि एक छोटा सा एक यूनिट एरिया हम रखते थे इस लाइन के परपेंडिकुलर, और वो अगर वो इस जो यूनिट एरिया है उससे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती थी तो वो हम कैलकुलेट करते थे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी तो हम कहेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के थ्रू ज्यादा होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो हम कहेंगे कि इस मैग्नेट के थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है बेटा, कम बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को, यानी ये जो हमने रखा है इसको, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लक्स कहते हैं। और वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स और इसको हम क्या कहेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे देखिए इसको, तो समझ में आता है आपको कि फ्लक्स का यूज क्या है। फ्लक्स का यूज हमें सिर्फ बेसिकली इतना जानने की कोशिश करते हैं फ्लक्स के थ्रू कि कहां पर हमारा फील्ड ज्यादा है, कहां पर हमारा फील्ड कम है। तो बेटा जहां पर हमारा फील्ड ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। और जहां पर हमारा फील्ड कैसा कम होगा या फिर हमारी जो फील्ड लाइंस होंगी वहां पर कम होंगी तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस is known as flux of that surface। समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास कोई भी सरफेस है और उस सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो कैसी होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस सरफेस की, मतलब बिल्कुल उसके अंदर से होती हुई जानी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। किसके लिए, उस एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए। कैसे, सपोज मानिए कि आपके पास डस्टर है, ठीक, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक सरफेस हो गया, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका सरफेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाए, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर अगर जाती हैं तो वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका फ्लक्स क्या कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल होते हुए चले जाती है बिल्कुल, यानी इस सरफेस से बिल्कुल लगती हुई मिलती हुई चली जाएगी, तो उसको हम फ्लक्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे। किस में करेंगे कि कोई फ्लक्स, कोई फील्ड लाइंस आएंगी और वो फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्या करेंगी, क्रॉस करती हुई चलेंगी, काटती हुई चली जाएंगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को सिर्फ टच करते हुए निकल जाएगी तो वो हमारा कोई भी फ्लक्स कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब वो फ्लक्स हमारा नहीं कहलाएगा। क्लियर है सारी चीजें। तो देखिए मानते हैं हम एग्जांपल में 4 सरफेस लेते हैं इस तरीके से। एक सरफेस हमने ये लिया, इसी तरीके से एक और सरफेस, यहां पर हमने इसको एक और सरफेस,
और यहाँ पर हम एक और सरफेस लेते हैं, ठीक। ये हमारे पास सपोज 4 सरफेस है, ठीक। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो कैसे जा रही है, कुछ इस तरीके से। मतलब सरफेस कैसा रखा है, इस टाइप से रखा हुआ सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है बेटा, इस तरीके से ऊपर जा रही है। तो मतलब इसको क्रॉस करती हुई जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फ्लक्स में कैलकुलेट होगा। तो फ्लक्स को डिफाइन करते हैं बेटा फाई से। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई भी जो भी इसकी यूनिट होगी 2 यूनिट, समझ में आया। अब देखिए सपोज यहाँ पर जो फ्लक्स जा रहा है वो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो कैसे जा रही है, एफ के पैरेलल जा रही है। सपोज ये आपके पास प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, इस तरीके से, इस तरीके से इसको टच करती हुई जा रही है। जब इसको टच करती हुई जाएगी तो ये क्या होगा, फ्लक्स कैलकुलेट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है कि परपेंडिकुलर नहीं है। तो फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। चीज समझ में। अगर सपोज मानिए कि आपके पास इस तरीके से 2 और इस तरीके से आपके पास एक फील्ड लाइन जा रही है, मतलब 2 फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ और एक फील्ड लाइन इस तरीके से अगर मूव कर रही है, तो टोटल इसका फ्लक्स कितना होगा, तो इसका फ्लक्स भी होगा बेटा 2 यूनिट। क्यों होगा इसका 2 यूनिट, क्योंकि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल टू द प्लेन। ये कैसा है आपका, परपेंडिकुलर। चीज क्लियर। ये यहां पर देखिए इस वाले केस में कि आपका किसी एंगल पे जा रही है, जो फ्लक्स है वो आपके कह सकते हैं कि किसी भी एंगल परपेंडिकुलर से किसी एंगल पे जा रही है। तो यहां पर क्या ये फ्लक्स होगा, तो बेटा बिल्कुल ये फ्लक्स होगा। यहां पे भी हम क्या कहेंगे, इसको फ्लक्स होगा। ये वाली कंडीशन अभी हम आपके आगे चल के बताएंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई। इस वाली कंडीशन को आगे मेंशन करेंगे। ये 3 कंडीशन समझ में आ गई कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी क्रॉस हो सरफेस से, वो भी कैसे, परपेंडिकुलर अगर क्रॉस होती हैं, तो वही क्या कहलाएगा बेटा, आपका फ्लक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 2 आपकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, कैसे, परपेंडिकुलर। सरफेस कैसा था, इस टाइप का, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही थी बेटा, ऊपर के ऊपर, इसको क्रॉस करते हुए जा रही थी। तो यहाँ पे फ्लक्स होगा, यहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, बिल्कुल उसको टच करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी फ्लक्स मेंशन नहीं होगा। चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर ये होता है बेटा फ्लक्स। तो अब बात करते हैं कि फ्लक्स को फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम इसको याद करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखिए वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा समझा के हम बात करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट रूम है, मतलब इनफाइनाइट एरिया का एक रूम है जो कि बहुत बड़ा है। तो हमने इसको क्या माना, इनफाइनाइट एरिया का एक रूम माना। और इस वॉल पे, यानी रूम के इस वॉल पे एक आपके पास क्या लगी है, विंडो लगी है छोटी सी। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है किसकी, एयर की, वो क्वांटिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। मतलब हवा आ रही है, एयर आ रही है, और एयर क्या करेगी, इस विंडो से होते हुए इस रूम के अंदर वो स्टोर होती चली जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि जो एयर की जो क्वांटिटी है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो देखिए कि एयर की क्वांटिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो अगर आपके पास क्वांटिटी है किस चीज की, एयर की, तो कब वो बढ़ सकती है, कब वो घट सकती है। तो नंबर फर्स्ट, अगर हम क्या करें, एयर की स्पीड बढ़ा दें, मतलब बहुत तेजी से एयर को हम क्या करें, इसमें हम कंप्रेस करें, इसके अंदर हम डालने की कोशिश करें एयर को, तो क्या क्वांटिटी बढ़ेगी, बहुत तेजी स्पीड से आएगी। तो एयर की जो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी बेटा, स्पीड की। तो वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक, अगर बहुत तेजी से एयर आएगी तो अंदर की ओर क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। चीज समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटी को देखें एयर की, तो एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो क्या है, इस विंडो के एरिया पे। मतलब इस विंडो का एरिया बढ़ाते चले जाइए, तो अंदर जो आपके पास स्टोर हो रही है एयर, उसकी क्वांटिटी क्या होगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी। मतलब क्वांटिटी की एयर एक और चीज पे डिपेंड करेगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, एरिया। किसके एरिया पे, विंडो के एरिया पे। की समझ में। तो हम इस पे ये कह सकते हैं कि अगर जो भी क्वांटिटी है एयर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, स्पीड के इनटू एरिया के। मतलब एरिया बढ़ाइए, क्वांटिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाइए, क्वांटिटी बढ़ेगी। एरिया किसका, विंडो का,
स्पीड किसकी बेटा आपकी, एयर की। अगर एयर की स्पीड बढ़ाएंगे तो भी क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर एरिया भी बढ़ाएंगे किसकी, विंडो की का एरिया भी बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा बेटा, आपकी क्वांटिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये फॉर्मूला समझ में आता है। तो इसी को अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं बेटा फ्लक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एयर की क्वांटिटी और इसको हम क्या कहेंगे फ्लक्स, वैसे हम वहां पे भी क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से क्रॉस हो रही है, तो वही क्या कहलाएगी, क्वांटिटी कहलाएगी। ये क्वांटिटी प्रपोजल है, इक्वल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पीड को हम यहां पर बेटा मेंशन करते हैं इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी किसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से। और एरिया आपके पास सेम ऐसा ही एरिया रहता है, इनटू कितना हो जाएगा, E। समझ में? क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, फ्लक्स से। स्पीड को रिप्रेजेंट किससे किया बेटा हमने, इंटेंसिटी से। और एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया हमने बेटा, एरिया से। समझ में? फ्लक्स को डिनोट करते हैं बेटा फाई से, इक्वल टू इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से, और एरिया को हम लिखेंगे बेटा S। बहुत से बुकों में A लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो A लिखिए, चाहे तो आप S लिखिए। तो एक फॉर्मूला आपको ये बन जाएगा, फाई इक्वल टू ES। समझ में? तो ये फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाइए फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ाइए फ्लक्स बढ़ता जाएगा। कौन सा एरिया, वो एरिया जो कि हम रखते थे यूनिट एरिया, जो कि हमने आपको बताया था। अगर उसका एरिया बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बढ़ती जाएंगी, जो पहले हमने एग्जांपल दिया था आपको। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी उतना ही क्या होगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाइए, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब क्या कह सकते हैं हम, मैग्नेट की आप पावर बढ़ा दीजिए, तो उससे ओरिजिनेट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है यहां से कि अगर आपके पास कोई फ्लक्स है तो क्या वो सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी और एरिया पे। तो क्वेश्चन है, तो आंसर होगा बेटा नहीं, वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, और वो कहलाता है बेटा एंगल। ठीक, कैसे इसको निकालते हैं, देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू, कि अगर आपके पास क्या हो, आपने सीडी देखी होगी, आजकल जोर पे बहुत कम यूज होती है, लेकिन पुराने जिसमें होती थी सीडी। तो सीडी का एक माउथ आप ले लीजिए, सपोज मानिए ये हो गया आपका सीडी का एक माउथ, इस तरीके। और इस सीडी को के माउथ को हमने कनेक्ट किया गया नीचे एक बाउल से कनेक्ट किया है, जहां पर कोई भी क्वांटिटी स्टोर होगी। ठीक है, और यहां से हमने क्या किया, एक वाटर को फ्लो किया इस तरीके से। ये वाटर क्या हो गया बेटा, आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या, हमने क्या कहा था, स्पीड। मतलब स्पीड इसकी बढ़ाइए तो क्या होगा, जैसे सपोज हमारी सीडी है और इस सीडी पे यहां से वाटर आ रहा है, तो सीडी का माउथ ही खुला हुआ है, तो वाटर आया तो पूरा का पूरा कहां जाएगा, नीचे स्टोर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब इसके एरिया को आप थोड़ा सा क्या करो बेटा, चेंज करो। तो एक पानी का जो आपका वाटर जो जा रहा है वो तो सेम ही डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अब इसका माउथ क्या हुआ, थोड़ा सा अगर चेंज हुआ है तो क्या होगा, नीचे जो क्वांटिटी स्टोर हो रही होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। चीज समझ में? तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाटर फ्लो है, यानी वाटर फ्लो की, वाटर की जो भी स्पीड होगी वो क्या मेंशन करेंगे हम, इंटेंसिटी के टर्म्स में। और ये जो आपका सीडी है इसको हम किस पे मेंशन करेंगे, एरिया पे। और इसके कारण जितना भी वाटर फ्लो के यहाँ स्टोर होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका फ्लक्स। चीज समझ में? तो अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, मतलब इसकी स्पीड को कांस्टेंट रखा। एरिया में भी हम कोई भी चेंज नहीं करना चाह रहे, एरिया भी हमने कांस्टेंट रखा, तो अभी फ्लक्स क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब क्या किया कि इस सीडी के माउथ को, जैसे अभी हमारे पास सीडी था, स्पीड कांस्टेंट है, एरिया भी आपके पास क्या कांस्टेंट है, तो नीचे जो आपके पास स्टोर हो रहा है वाटर वो भी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। उसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्लक्स। अब अगर क्या करें, इस सीडी को थोड़ा सा रोटेट करते हुए चले जाएं, तो रोटेट करते हुए जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी फिक्स है, एरिया भी फिक्स्ड है, लेकिन रोटेशन के कारण हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है बेटा, चेंज होता जा रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। धीरे धीरे आप इस साइड में रख दीजिए, तो अब जितना भी वाटर जाएगा वो कभी भी इस सीडी के माउथ में नहीं जाएगा, मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फिर उसको थोड़ा सा आप चेंज करते जाइए, तब भी हम देखेंगे क्या होगा, फ्लक्स तब भी चेंज हो रहा है। फिर थोड़ा सा इस डायरेक्शन में रखिए,
तब भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फिर उसको घुमा के आप फिर से इसके सामने रख दीजिए तो हम देखेंगे फ्लक्स क्या होगा, फिर से मैक्सिमम होता चला जाएगा। चीज समझ में? तो हमें आप तो इस एग्जांपल से ये चीज समझ में आती है कि वाटर फ्लो मतलब इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, एरिया को भी कांस्टेंट रखा, लेकिन तब भी हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। किसके कारण? उसके एंगल के कारण। तो इसलिए हम इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, वो क्या होता है बेटा, एंगल। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। ये आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा किसका बेटा, फ्लक्स का। समझ में आया? तो ये फ्लक्स कहलाता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या हो जाएगा बेटा, एरिया, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एंगल। तो किसके बीच का एंगल? तो ये जो एंगल होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब एक और नया टर्म्स मिल गया हमें, क्या मिला बेटा, एरिया वेक्टर मिला। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, देखिए इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एरिया वेक्टर, तो देखिए एरिया वेक्टर क्या होगा, हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो एरिया ये भी कैसा है बेटा, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जी समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या जो है वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। और अगर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है बेटा, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भी क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। तो अगर हम एरिया में हम बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका लेंथ इनटू विड्थ करके निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी तो होगी, और हमें क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, देखिए। तो डायरेक्शन क्या होता है कि सपोज आपके पास इस तरीके से एक ब्लॉक है, ये सपोज मान लीजिए इस तरीके से क्या है बेटा, आपके पास एक ब्लॉक है, एक क्यूब है, और इस क्यूब में ये वाला एरिया, इस साइड वाला हम देख रहे हैं सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस। तो इस सरफेस का अगर हमें एरिया निकालना है तो जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका लेंथ, सॉरी ये क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ, और ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ। ये लेंथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, विड्थ। तो आपके पास मैग्नीट्यूड निकल आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, दैट इज द एन कैप। इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही क्या कहलाएगा बेटा, आपका एरिया वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर आपका इनसाइड भी हो सकता है, और ये परपेंडिकुलर आपका क्या हो सकता है बेटा, आउटसाइड भी हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन में सिर्फ आप एक ही तरह का मेंशन करेंगे। अगर आप इनसाइड मेंशन कर रहे हैं तो सब इनसाइड ले लेंगे, और अगर आप आउटसाइड मेंशन कर रहे हैं तो सब आप क्या करेंगे, आउटसाइड ले लेंगे। चीज समझ में? तो एरिया क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड जो निकलता है वो किससे निकलेगा, लेंथ इनटू विड्थ से आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी कि जो भी आपका सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। सब इसी तरीके देख, ये वाला अगर आप लेते हैं सरफेस, बिल्कुल आउटसाइड वाला, तो आउटसाइड वाला सरफेस लेंगे तो इसका कुछ ना लेंथ होगी, विड्थ होगी, तो मैग्नीट्यूड निकलेगा। लेकिन अगर इसका एरिया वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसी सरफेस के आउटसाइड ही होगा, तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एरिया वेक्टर बोल सकते हैं। क्लियर भी चीज? नहीं तो फिर देखिए एक एग्जांपल देते हैं। ये डस्टर है सपोज मानिए, तो ये आपके पास क्या है, सरफेस है, ये वाला सरफेस है। तो ये सरफेस है तो इसकी विड्थ है, और ये क्या होगा, इसकी लेंथ होगी। तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस लेंथ से इस विड्थ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा, इस सरफेस का एरिया निकल आएगा। अब जब इस सरफेस का एरिया बेटा जब निकल जाएगा तो एरिया कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी। तो डायरेक्शन कैसी होगी, इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड, इस तरीके से, या तो आउटसाइड ले लीजिए इस तरीके से, या फिर इनसाइड ले लीजिए बेटा इस तरीके से। सेम इसी तरीके से ये वाला देखिए, ये आपके पास एरिया मिलेगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, तो इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, या तो इस साइड से आउटसाइड या इस डायरेक्शन में आपका इनसाइड। चीज समझ में? तो ऐसे हम ऊपर वाला अगर निकाल के देखें तो भी क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर क्यों निकल जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए कि फ्लक्स आपका मैक्सिमम कब होगा, जो आपका फ्लक्स होगा
वो मैक्सिमम कब होगा। फॉर्मूला हमें मिल चुका है कि फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज और इसमें था मैक्सिमम से पहले कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, सरफेस भी क्या है बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, सरफेस जो आपके पास एरिया है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी में हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, स्केलर। और फ्लक्स कैसा होता है बेटा आपका, स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर मिलता है तो कौन सा वाला मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट वाला, और डॉट के कारण ही क्या मिलेगा आपको, cos थीटा। तो अगर यहां से आप cos थीटा हटाएंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये एक और फार्मूला आपका बनता है फ्लक्स का। अब क्वेश्चन कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा। तो देखिए फाई आपका मैक्सिमम तभी हो सकता है जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, और एंगल कितना होगा वहां पे, थीटा इक्वल टू 0। और एंगल किसके बीच का एंगल था, ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तभी तो आपको क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है। तो कैसे होगा, देखिए फिर से सपोज मानिए इस साइड से आपकी वाटर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन से, और आपने इसको कैसे रखा है, इस तरीके से आपने सरफेस रखा है। तो डायरेक्शन फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन, यानी कि सॉरी आपका वाटर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से, और आपने सरफेस कैसे रखा है, इस तरीके के। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, और वाटर की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, या तो 0 या फिर 180। अगर इसका एन कैप हम इस डायरेक्शन में ले लें इस साइड में, और वाटर फ्लो भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0। और अगर हम एन कैप को इस डायरेक्शन में ले लें और वाटर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो भी कितना हो जाएगा बेटा, 180। तो या तो सिर्फ क्या cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1। तो डायरेक्शन का सिर्फ माइनस और प्लस का चेंज है, लेकिन आपके लिए क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो समझ में आई चीजें। तो आपके पास दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में फिर से देखिए, इसको बना देते हैं कि अगर आपके पास मैक्सिमम कब होगा, कि सपोज मानिए आपके पास एक क्यूब है इस तरीके से, एक बड़ा सा क्यूब, ठीक, ये आपके पास एक क्यूब है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां डायरेक्शन क्या है बेटा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बेटा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सपोज मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बेटा किस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, इस टाइप पे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि इस साइड होगा जिसका फेस, ठीक है। नहीं देखना समझ में आ रहा है तो इसको फिर से बना लेते हैं कि सपोज आपके पास इस तरीके से है, ये हो गया। तो ये सारे सरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या होगा बेटा, इस साइड पे होगा। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, सपोज ये लेंथ हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड निकलेगा। लेकिन इसका जो भी आपके पास एरिया वेक्टर होगा, वो अगर हम आउटसाइड निकालें तो एन कैप होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, या तो इसको 180 हो जाएगा अगर आउटसाइड ले रहे हैं, और अगर इसी को आप इनसाइड लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1। ठीक, तो इन दोनों ही केस में आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम कब मिलेगा, तो मिनिमम आपके लिए देखिए, मिनिमम तभी मिल सकता है कि आपके लिए फ्लक्स आपके लिए क्या हो, मिनिमम हो। कब हो सकता है, जब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो, मिनिमम। और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो 0 कितने एंगल पे निकलेगा, थीटा इक्वल टू 90 एंगल पे निकलेगा, कितना, 0 निकलेगा। मतलब 90 एंगल होना चाहिए किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो देखिए ऊपर वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन लेंगे तो ये आपके क्यूब का ऊपर वाला पोर्शन है। तो इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा इस सरफेस के, या तो वो आउटसाइड होगा या फिर वो क्या होगा, इनसाइड होगा। तो अगर हम आउटसाइड को अगर हम काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं आउटसाइड को, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां जाएगा बेटा, आउटसाइड जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ये तो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो दोनों के बीच का कितना एंगल हो गया, 90।
और cos 90 इक्वल टू 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा बेटा आपका 0। चीज समझ में आई? तो मिनिमम कब होगा जब थीटा इक्वल टू 90, और मैक्सिमम कब होगा आपका फ्लक्स जब थीटा इक्वल टू कितना 0 हो या फिर वो 180। यहां तक कहानी आपको समझ में आ चुकी है। तो यहां तक आपने समझ में आया होगा कि फ्लक्स क्या होता है, कि कोई भी सरफेस होगा और उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो क्या कहलाएगा आपका फ्लक्स कहलाएगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा E S cos थीटा। तो E क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, S क्या हो जाएगा बेटा उसका एरिया, और cos थीटा क्या कहलाएगा एंगल कहलाएगा किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। और एरिया वेक्टर क्या होगा आपका, एरिया वेक्टर होगा कि कोई भी सरफेस होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो भी मिलेगी वही क्या मिल जाएगा बेटा आपको एरिया वेक्टर मिलेगा। क्लियर यहाँ तक की कहानी। मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा यहाँ तक हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट कितनी होगी, तो यूनिट देखिए दो तरीके से इसकी यूनिट निकाल रहे हैं। एक यूनिट है कि फाई इक्वल टू हमने कितना रखा E डॉट S रखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है जो कि इससे पहले हमने बताया है, तो वो होता है, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटाइए, यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करें। यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा E वेक्टर डॉट S। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V अपॉन D। तो V क्या होता है इसमें, V होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल अभी आगे हम चलेंगे तब इसको बताएंगे। और D क्या होता है बेटा डिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम लिखते हैं वोल्ट से, डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे बेटा मीटर से। तो यहां पे अगर E की हम निकालें तो कितना हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर इनटू S क्या एरिया। एरिया को अगर हम लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे मीटर के स्क्वायर से, तो स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो आपको टोटल कितना हो जाएगा वोल्ट मीटर। ये आपके पास क्या मिल गई यूनिट मिल गई, सॉरी हाँ यूनिट मिल गई आपको वोल्ट मीटर। एक तरीका और है इसको निकालने का E डॉट S। तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसकी यूनिट कितनी होती है याद है आपको न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E इक्वल टू कितना होता है E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। F इज न्यूटन, Q इज कूलम, इनटू ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक और यूनिट बनती है इसकी क्या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी आप कह सकते हैं। अब देखिए डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन, तो डायमेंशन आप क्या करें, चाहे इस वाले से निकालें चाहे इस वाले यूनिट से निकालें, दोनों के निकलेगी सेम ही निकलेगी। डायमेंशन आप जानते ही हैं, 11th में पढ़ चुके हैं। तो इस कारण से अगर इसके कारण निकालते हैं वोल्ट, क्योंकि इस वाले में से आप निकाल ही लेंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा वर्क अपॉन चार्ज इनटू कितना हो जाएगा मीटर। और वर्क का डायमेंशन होगा वो होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, क्योंकि वर्क इक्वल टू कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का कितना होता है ml t माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा l। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं ml स्क्वायर t माइनस 2। चार्ज का कितना हो जाएगा कूलम का 80, और मीटर का कितना हो जाएगा बेटा l। तो डायरेक्ट इसका डायमेंशन कितना है ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1। देखिए दिक्कत तो नहीं है, m का m l स्क्वायर और ये आपके पास l क्यूब, t ऊपर जाएगा माइनस 1 तो t की पावर माइनस 3, a ऊपर जाएगा तो माइनस 1 तो ml स्क्वायर t माइनस 3 a की पावर माइनस 1। ये कहलाएगा डायमेंशन किसके लिए फ्लक्स के लिए। जी समझ में आया, तो फ्लक्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हमने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया कि फाई इक्वल टू E डॉट S या फाई इक्वल टू E S cos थीटा हमने बताया। अब एक जनरल फॉर्मूला हम बता रहे हैं इसका, जो कि मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, वो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले के बारे में जो हम लोग मोस्टली यूज करेंगे आगे चल के, तो वो क्या है। सपोज आपके पास एक क्लोज सरफेस है, इस तरीके से एक प्लेन है ये, और इसका एरिया कितना है सपोज S है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जा रही है इस तरीके से। तो याद है अभी हमने कहा था इसको हम अभी बताएंगे, जो फर्स्ट वाले में जो हमने बताया था। तो अब आज इसको अब समझाते हैं। ये इसका एरिया S है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये E है। तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें करना है फॉर्मूला बनाना है किसके लिए फ्लक्स के लिए।
तो हम क्या करते हैं, पूरे एरिया ना लेकर हम छोटा सा एक एरिया लेते हैं, जिसका एरिया हम कितना लेते हैं, ds, छोटा सा एरिया ds। और ये अगर आपके पास सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस तरीके से आपके पास एक प्लेन है और प्लेन से आपको क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस तरीके से, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऊपर की ओर। तो इनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल बन रहा होगा, थीटा बन रहा है। तो हमने आपको एक चीज बताई थी फ्लक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखिए E को अगर कंपोनेंट ब्रेक करें तो यहां पे मिलेगा आपको E sin थीटा और ऊपर मिलेगा आपके पास E cos थीटा मिलेगा। तो फ्लक्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, E sin थीटा या E cos थीटा? तो आंसर है बेटा E cos थीटा। क्यों? क्योंकि E cos थीटा ही क्या हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर क्रॉस करता हुआ जा रहा है, और E sin थीटा क्या है, इसके प्लेन पे जा रहा है। सपोज कैसे कि ये अगर आपके पास प्लेन है तो ये कैसे जा रहा है, E sin थीटा इस तरीके से जा रहा है, तो उसको हम फ्लक्स में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन E cos थीटा कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसी को तो हम कंसीडर करेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, फार्मूला फाई इक्वल टू हम कितना लिखते थे, हम स्मॉल एरिया के लिए ले रहे तो आपके पास कितना जाएगा, डी फाई इक्वल टू E ds cos थीटा। ये तो होगा, समझ में आ रहा है, स्मॉल फ्लक्स किसके कारण, ड्यू टू स्मॉल एरिया का। अगर हमें टोटल निकालना हो, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, डी फाई इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अब याद रखिए अगर आपने क्या है, क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन भी कैसा होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंबल लगाएंगे जो कि मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस के बारे में बात करें। तो देख इसको हम ये भी लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट ds, क्योंकि E इज वेक्टर, ds भी आल्सो वेक्टर, और cos थीटा को हम क्या किसमें चेंज कर लिया, डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, फाई। तो एक फॉर्मूला आपके लिए ये बनता है कि फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, और मोस्टली हमें किसका यूज करना है, इसी का यूज करना है। ठीक, अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो बेटा, यूनिफॉर्म हो, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट होगा तो इसको क्या करोगे, बाहर लेके आओगे। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E वेक्टर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये एक और ये फार्मूला रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ds को कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। चीज यहाँ तक समझ में आ गई। तो फाई इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताएं इसमें फ्लक्स में, फिर इसके हम न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे निकालने हैं। देखिए थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिएगा। मानिए कि अगर आपके पास इस तरीके से एक सरफेस है, ये बड़ा, और ये कैसा है कि आपका जो सपोज मानिए एलिप्स टाइप का है या फिर एग टाइप का है, तो एग टाइप में क्या होगा कि थोड़ा सा जो हिस्सा होगा वो बाहर की ओर होगा, मतलब कैसे होगा, यहां से जाएगा और ये बाहरी सरफेस मिलेगा आपको। ठीक है, तो बाहरी सरफेस अगर मिलेगा एग कंडीशन में, तो वही चीज हमने यहाँ पे बनाई है। तो इसको अगर हम देखें, इसको हम बनाएं एक सरफेस के फॉर्म पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिएगा कि ये थोड़ा सा जो हिस्सा है वो थोड़ा क्या हुआ, इस बोर्ड के बाहर आया हुआ है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बोर्ड के क्या हुआ है, बाहर आया हुआ है। जैसे कि आपकी एग की कंस्ट्रक्शन होती है, सेम वैसी कंस्ट्रक्शन है इसकी। ठीक, कैसे, जैसे एग की कंस्ट्रक्शन होगी, एग भी थोड़ा सा क्या हुआ, बाहर आया हुआ, उसके बाद इस तरीके से वो फ्लैट होता हुआ जा रहा है, और इस तरीके से हम यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। वही कंस्ट्रक्शन है ये। और अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी फ्लक्स निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी इस तरीके से। समझ में? तो हम क्या करते हैं, एक सरफेस ले रहे हैं छोटा सा, एक सरफेस हमने ये लिया, सपोज एक सरफेस बिल्कुल नीचे से लिया ये, तो ये वाला सरफेस कहाँ होगा, नीचे ही होगा। तो ये एक सरफेस लिया हमने, ठीक है, और एक सरफेस हमने लिया इस साइड, जो कि आपके पास क्या होगा, इस तरीके से शेप होगा। तो इस तरीके का अगर शेप होगा तो ये वाला शेप है, तो ये वाला जो हम कहां ले रहे हैं, इस वाले में ले रहे हैं। फिर से इसको ध्यान से देखिए कि कैसा एग के फॉर्म में है,
तो एक के फॉर्म में होगा तो ये देखिए इस तरीके से जा रहा है, तो ये वाला सरफेस कहाँ आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, और ये वाला सरफेस कहाँ जा रहा है बेटा, इस पोजीशन में आ रहा है। ये वाला सरफेस क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, तो ये नीचे की फॉर्म में आ रहा है। चीज समझ में? तो इस वाले का भी हमें देखना है क्या फ्लक्स होगा, इसका भी फ्लक्स देखना है और इसका भी फ्लक्स देखना है। टोटल एरिया मान लीजिए S, तो इसका ds, इसका भी ds, तो इसका भी कितना हो जाएगा बेटा, ds हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां अगर आप इसको अगर हम फिर से बनाते हैं, इस तरीके से बनेगा, तो देखिए ये वाला सरफेस का इस साइड से, तो इसका बेटा एरिया वेक्टर कहां होगा, कुछ इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर बनेगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसे है इस तरीके से, तो इसका एरिया वेक्टर कहां बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। तो वही हमने बताया एरिया वेक्टर कहां बनना बेटा, कुछ इस डायरेक्शन में बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है बेटा, ये इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। जी समझ में? यहां वाला देखिए, ये वाला जो आपके पास सरफेस है, थोड़ा सा एरिया है, इसका कहां जाएगा, ये कैसे नीचे की पोजीशन पे होगा, तो नीचे की पोजीशन पे है, तो इसका एरिया वेक्टर भी कहां होगा, नीचे की ओर होगा, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला सरफेस कैसा हो रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है, तो एरिया वेक्टर कहां मिलेगा आपको, इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन, ये एंगल इज थीटा। चीज समझ में आ गई? तो इसके लिए एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन है, इसके लिए एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन है, इसके लिए एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन। तो यहां पर देखिए कि जो थीटा है वो क्या है बेटा, लेस देन 90 है। तो कभी भी इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा, अगर वो लेस देन 90 होगा, तो फ्लक्स मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक समझ? अगर थीटा क्या हो, लेस देन 90 हो, तो वहां से जो भी फ्लक्स को हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। ठीक, अगर आपके पास दोनों की वैल्यू में कितना 90 होगा, तो आप जानते हैं अगर थीटा इक्वल टू 90 है, तो इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस वाले में देखिए इसका जो एंगल है वो थीटा इन दोनों के बीच, तो वो थीटा क्या है बेटा, 90 से तो ज्यादा है, बट 180 से क्या है बेटा, कम है। ये जो एंगल 90 से ज्यादा है बट 180 से क्या है बेटा, कम है। तो यहाँ पर कभी भी आप फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी बेटा, आपको नेगेटिव मिलेगी। समझ में? अगर 90 से कम थीटा है तो पॉजिटिव, 90 के बराबर है तो जीरो, और अगर आपका 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। 90 से ऊपर आप जब भी जाएंगे, चाहे 120 की बात करें, 135 की बात करें, 150 की बात करें, 180 की बात करें, तो वैल्यू कैसी मिलती है, नेगेटिव। 90 से पहले अगर हम बात करते हैं तो आपकी 30, 45, 60, 90, तो वहां पर cos की वैल्यू कितनी मिलेगी, पॉजिटिव, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। चीज समझ, ये भी आपको समझ में आया? ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिए फ्लक्स के बारे में, तो इसके न्यूमेरिकल करवाएं। इंपॉर्टेंट चीज है एक और, क्या, फॉर अ सिंगल ओपन सरफेस, फॉर अ सिंगल ओपन सरफेस, अगर आपके पास सरफेस कैसा है, ओपन है, तो देयर इज नो मीन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक, अगर आपके पास ओपन सरफेस है तो वहां पर आपका इनकमिंग या आउटगोइंग फ्लक्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कैसा है, फॉर अ क्लोज सरफेस, सरफेस कैसा हो जाएगा बेटा आपका, क्लोज, तब क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है तो इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, यहां से एंटर हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एग्जिट हो रहा है। तो जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होगा, तो यहां जो भी फ्लक्स होगा उसे हम बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स, और जहां से एग्जिट हो रहा होगा वहां पे क्या बोलेंगे बेटा, आउटगोइंग फ्लक्स। समझ में? इनकमिंग जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनकमिंग फ्लक्स, और जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी बेटा, एग्जिट हो रही होगी, तो वहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स को हमेशा क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं, और आउटगोइंग फ्लक्स को हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। और अगर ये ओपन सरफेस होता तो हमें पास ना इनकमिंग से कोई फर्क पड़ रहा था, ना ही हमें आउटगोइंग से फर्क पड़ रहा था, फिर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं।
और क्लोज सरफेस होगा नहीं तो फ्लक्स आपको मिलेगा नहीं, ठीक। लेकिन क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स मिलना है, तो क्या होगा बेटा आपके पास, क्योंकि आपके पास इसी एरिया के अंदर तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे आपको इनकमिंग फ्लक्स भी मिलेगी, आउटगोइंग जो आ रही होगी इनकमिंग, जो जा रही होगी वो आउटगोइंग, इनकमिंग नेगेटिव, आउटगोइंग पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम गॉस लॉ में जाएंगे तो वहां पर हम इसी चीज को यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इनकमिंग आप कैसे निकालोगे, तो जो इसका जो नेट फ्लक्स होगा, इनकमिंग भी निकालते हैं, नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, नेट फ्लक्स होगा कि इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स, तो ये दोनों ही फ्लक्स का एडिशन हम क्या करेंगे बेटा, नेट फ्लक्स, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, सपोज मानिए यहां पर है 1000 लाइंस और यहां पर है बेटा सिर्फ 300 लाइंस हैं, तो जो फाई नेट जो होगा वो कितना होगा, -1000, क्यों, क्योंकि इनकमिंग वाली कैसी है, नेगेटिव में, तो -1000, आउटगोइंग वाली कैसी है बेटा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कितना होगा, 300 इक्वल टू -700। चीज समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया कि ये 1000 है, ये 300 है, और आपका नेट जो होगा इनकमिंग वाले को नेगेटिव में और आउटगोइंग वाले को हम क्या रखते हैं बेटा, पॉजिटिव में। क्लियर यहां तक, ओके। और देखिए अगर हमें एक और पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ a charge is touched with a plane surface, कि कोई भी जो चार्ज है वो टच कर रहा है किसके साथ, प्लेन सरफेस के साथ टच करता है, देन फ्लक्स थ्रू दैट surface due to this charge will be zero। मतलब अगर आपके पास ये डस्टर है, सपोज मानिए ये सरफेस है और इस सरफेस से टच किया हुआ अगर आपने कोई चार्ज रखा है, तो उस चार्ज के कारण इस सरफेस पे कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर से सरफेस रखा है और इस सरफेस पे अगर आपने कोई चार्ज रखा है और वो क्या कर रहा है, इस प्लेन सरफेस से टच कर रहा है, तो इस चार्ज के कारण इस सरफेस पे कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और कैसा प्लेन सरफेस ही होना चाहिए, तो देखिए सपोज कैसे मानिए कि अगर आपके पास इस तरीके से एक सरफेस है और यहां कहीं पे चार्ज रखा है बेटा Q जो कि टच है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि ये चार्ज इस सरफेस से टच होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए कि आपके पास दो सरफेस है, एक सरफेस और एक आपके पास दूसरा सरफेस, ठीक है। मतलब एक सरफेस ऐसे और एक सरफेस ऐसे, जैसे बुक को हम रखते हैं इस तरह के सरफेस है, और चार्ज कहां पर रखा है, जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पर जहां पर ये पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पर अगर चार्ज रखा है तो ये जो चार्ज होगा वो इस सरफेस को भी टच कर रहा होगा, और यही वाला जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, इस सरफेस को भी टच कर रहा होगा। ये आपका सरफेस फर्स्ट, ये सरफेस सेकंड, तो फर्स्ट सरफेस पे भी कितना फ्लक्स, जीरो, और सेकंड सरफेस पे भी फ्लक्स कितना होगा बेटा आपका, जीरो होगा। चीज समझ में। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन ये है कि अब आपके पास कितने, तीन सरफेस है, सपोज मानिए इस तरह, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो हमने कैसे रखा है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, दो मिले हुए, और इसी के ऊपर हमने एक और सरफेस रखा है, तो तीन सरफेस मिले, तीन सरफेस मिले, और चार्ज हमने यहां कहीं पे रखा है Q, यहां पे चार्ज था Q, यहां पे भी चार्ज रहता है Q। तो देखिए ये वाला चार्ज इससे भी कनेक्ट है, ये वाला चार्ज इससे भी कनेक्ट है, और ये वाला चार्ज क्या बेटा, इससे भी कनेक्ट है, तीनों से कनेक्ट होगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट फ्लक्स हो जाएगा जीरो, सेकंड फ्लक्स भी जीरो, और थर्ड सरफेस से भी फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, जी। चीज समझ में आ रही। अगर कोई भी चार्ज किसी भी प्लेन सरफेस पे टच कर रहा होगा, तो उस चार्ज के कारण उस सरफेस पे जो भी फ्लक्स होगा वो कितना होगा बेटा, जीरो। ठीक है। फोर्थ देखिए, सपोज इस टाइप पे आपके पास दो ही सरफेस है, अब कैसे होगा,
मानिए यहाँ पे चार्ज रखा है Q1 और इस वाले पे चार्ज रखा है बेटा Q2, ये सरफेस फर्स्ट, ये सरफेस सेकंड। तो अगर हम फ्लक्स फर्स्ट के बारे में बात करें, ड्यू टू Q1 चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है इस सरफेस से टच कर रहा है, तो इसके कारण इस सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा बेटा आपका 0। लेकिन इस पे जो भी फ्लक्स बनेगा ड्यू टू Q2 के कारण बनेगा, जो भी फ्लक्स बनेगा इस पे वो किसके कारण है, इस Q2 चार्ज के कारण बनेगा, क्योंकि Q2 से टच नहीं कर रहा है। सेम ऐसे ही सेकंड वाले सरफेस पे हम बात करें 2 पे, तो ड्यू टू Q2 कितना होगा 0, मतलब इस सरफेस पे कौन सा टच किया है, Q2 चार्ज को टच किया है, तो इसके कारण जो भी फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यानी इस Q2 के कारण इस पे जो भी फ्लक्स होगा कितना होगा 0 होगा। चीज समझ में? तो अगर हम सेकंड से फ्लक्स देखें तो किसी कारण निकलेगा ड्यू टू Q1, मतलब इस वाले चार्ज के कारण इस पे कुछ ना कुछ फ्लक्स कैलकुलेट होगा, प्रोड्यूस होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं। समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे Q2, हम बाद में बताएंगे इसको थोड़ा सॉल्व करके कि फ्लक्स कितना होगा। चीज इतनी समझ में आए, ये फ्लक्स यहाँ पे कितना होगा, ये फ्लक्स यहाँ पे कितना है। ये दो चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हो गया, इससे पहले वाला जो पॉइंट बताया था, तो आपको हो समझ में आया होगा कि फ्लक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अब हम बता रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अब देखते हैं फ्लक्स की, कैसे कैलकुलेट करना होता है फ्लक्स को। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है इस तरीके से, प्लेन सरफेस है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन पे, और इसकी जो वैल्यू है वो है 10 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपका किसी एंगल पे होगी, कितने एंगल पे है, इसके बेस से 60 एंगल पे है, मतलब ये सरफेस है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कैसे बेटा, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इसके बेस से कितना एंगल बना रहा है, मतलब इससे ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है बेटा 60 एंगल बना रहा है। और इसका जो एरिया है बेटा, इसका जो एरिया है वो एरिया दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड करना है बेटा फ्लक्स, कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, क्या होगा, पहले इस वाले से क्या निकालेंगे, एरिया वेक्टर निकालेंगे, और एरिया वेक्टर जो होगा इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बनेगा 90, कहां से, इस वाले बेस से कितना एंगल बन जाएगा 90। इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना था 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका 30। तो फॉर्मूला क्या होता है फाई का, फाई इक्वल टू द ई एस cos थीटा, कितना हो जाएगा फाई, ई एस cos थीटा। ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू में पता है कि 10 वोल्ट पर मीटर होगा, इनटू एरिया में पता है कितना जाएगा 20, इनटू cos कितना रखोगे आप 30 तो रखोगे, समझ में आ रहा। तो 10 into 20 into cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से आपका ये कैंसिल, 10, ये हो जाएगा बेटा 100√3। चीज समझ में, ये आपके पास क्या कहलाएगा फ्लक्स, और यूनिट कितनी जाएगी वोल्ट मीटर, या आप क्या लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां तक बताएं, चीज समझ में आ गई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। चीज समझ में आई। इसी तरीके से एक और हम न्यूमेरिकल हम बात कर सकते हैं, क्या कि आपके पास इस तरीके से x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस दे रखा है, और यहां पर एक सरफेस है, इसकी लेंथ ओरिजिन से 3, इसकी लेंथ है बेटा x एक्सिस से कितनी है 5। तो इस एरिया से हमें क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इन्होंने I कैप प्लस 2j कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप, और हम चाहते हैं कि इस सरफेस से हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था, फाई इक्वल टू ई डॉट एस या ई एस कॉस थीटा, यही तो होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट एस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा इसका। तो एरिया देखिए कैसे निकलेगा, एरिया आपको कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कहां पर है, वो एक्स एक्सिस में है,
तो 3i कैप ये तो होगा, और क्रॉस ही तो होगा किसका 5j कैप। अगर एरिया क्या है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो लेंथ भी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी, और विड्थ भी क्या हो जाएगी बेटा आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही तो करोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये i कैप क्रॉस कितना हो जाएगा j कैप। तो i क्रॉस j क्या होता है हम जानते हैं, i क्रॉस j इज k कैप, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां मिलेगी इसके परपेंडिकुलर, जो कि हम बात कर रहे थे, जिसको हम क्या बोलेंगे एरियल वेक्टर। 3 x एक्सिस में 5 y एक्सिस में, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस k। तो ये हमें क्या मिल गया एरिया मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता ही है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा phi इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप, ये क्या हो जाएगा बेटा E डॉट कितना हो जाएगा S कितना हो जाएगा 15 k कैप हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या बात करें कि डॉट प्रोडक्ट है, क्यों डॉट प्रोडक्ट है कॉस था ना, इसलिए यहां पे डॉट प्रोडक्ट डॉट है। तो I डॉट k कैप इक्वल टू 0, और j डॉट k कैप भी कितना होता है बेटा 0। तो इसके कारण इसका डॉट 0 प्लस j के कारण k कैप 0, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा 0। चीज समझ में आ गई। इस तरीके से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक, और देखिए न्यूमेरिकल इसी में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, ये तो आपका थोड़ा सा बोर्ड लेवल तक का न्यूमेरिकल थी। अब तो ये थोड़ा सा कंपटीशन के फॉर्म पे एग्जांपल है। सपोज आपके पास इस तरीके से ठीक, थोड़ा ढंग से बना लें, बड़ा बना लें थोड़ा सा। एक इंक्लाइंड प्लेन हम बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। नॉमेनक्लेचर करते हैं A B C D, ये अंदर वाला E, और ये कितना हो जाएगा बेटा F। ठीक, ये जो C और D के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज B, और ये वाली जो इंक्लाइंड प्लेन है इसकी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी बेटा आपकी E, इस तरीके से। तो हमें क्या निकालना है इसमें फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है बेटा हमें फ्लक्स कितना होगा इस पूरी बॉडी से। तो देखिए फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए आपके पास इमेजिनेशन कीजिएगा कि ये कौन सा सरफेस कहां रखा है। पहला हम सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं AFD से। तो AFD कैसा होगा, ये होगा AF और ये कितना हो जाएगा D। तो AFD कुछ सोचिए, आपके पास जो इंक्लाइंड प्लेन है वो इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है। तो एक सरफेस इसका यहाँ पर है, एक सरफेस आपका यहाँ पर है, और एक सरफेस कितना है नीचे। तो कितने सरफेस होंगे 5, देखिए 1 2 3 4, और एक आपके पास क्या जाएगा पीछे वाला 5। 1 2 3 4, और एक कहां से हो जाएगा नीचे वाला। तो हमने किस वाले प्लेन के बारे में बात करें, इस वाले सरफेस के बारे में बात करें। तो इसका जो भी एरियल वेक्टर होगा, इसका एरियल वेक्टर कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में तो होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से देखिए, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस इस डायरेक्शन में, तीसरा सरफेस इस डायरेक्शन में, चौथा सरफेस इस डायरेक्शन में, और पांचवा होगा इस डायरेक्शन में। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। तो इसका कहीं पे जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, बाहर क्यों निकल रहा हो, इस बोर्ड से बाहर क्यों निकल रहा हो एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इस तरीके से दे रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो बेटा इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 90, और 90 अगर बनेगा तो फाई AFB कितना हो जाएगा 0। समझ में? पहला सरफेस के बारे में बात की। दूसरे सरफेस के बारे में बात करते हैं, वो यहाँ कहीं करते हैं। दूसरे सरफेस के बारे में बात, दूसरा इसका जैसे अपोजिट वाला सरफेस लेते हैं, मतलब इस साइड वाला सरफेस, ये वाला लिया था, अब इस वाला लेते हैं। ये कितना हो जाएगा BEC, ऐसे तो बनेगा ये B, ये हो जाएगा B, सॉरी ये हो जाएगा आपका E, ये हो जाएगा B,
BE और ये हो जाएगा बेटा C। इस साइड अंदर साइड वाला सरफेस लेंगे, ये सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा आउटसाइड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर भी कैसा लिया आउटसाइड, यहाँ से भी हम कैसे लेंगे बेटा आउटसाइड। तो आउटसाइड वाला होगा तो कहीं पे ये कहाँ अंदर की ओर जा रहा होगा n क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। तो अभी भी दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा बेटा 90 बनेगा, और जब 90 बनेगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। बताए दो चीज समझ में। अब थोड़ा नीचे बेस ले लीजिए इसका, थर्ड बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा कुछ इस तरीके से बनेगा बेस, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D हो जाएगा। अब बेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर वो भी कैसा जाएगा बेटा आउटसाइड, आउटसाइड जाएगा तो नीचे की ओर जा रहा होगा तो n कैप, और इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा 90, तो यहाँ पे भी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि 5 में से 3 सरफेस तो ऐसे हो गए जहां से एंगल कितना बन रहा है बेटा 90 बन रहा है, तो फ्लक्स कितना हो रहा है बेटा 0। चीज समझ में आ गई, 3 तो समझ में। अब बाकी बचे हुए 5 के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो 5 बात करें, सबसे पहले हम बात करें किस वाले सरफेस में, ये जो आपके पास इंक्लाइन किया हुआ है, इंक्लाइन वाला अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से तो है ये मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब सपोज मानिए इस तरीके से है ये, तो इस तरीके से है, तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में तो जा रहा होगा कहीं, तो एरिया वेक्टर जाएगा बेटा कुछ इस डायरेक्शन में n कैप, और यहां पे क्या मिलेगा बेटा आपको, अगर हम देखें इसको, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना हो जाएगा बेटा n कैप। तो इनके बीच का हमें क्या निकालना होगा, फ्लक्स निकालना होगा, और या फिर सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एंगल निकालेंगे। तो सपोज मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर जो होगा इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, और इनके बीच का एंगल अगर हम मानते हैं थीटा, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके साथ एंगल बना रहा है, एन कैप के साथ, कितना 90 माइनस थीटा। तो कंपोनेंट ब्रेक करिए, ये हो जाएगा E cos 90 माइनस थीटा, और इसी के 90 एंगल पे क्या बन जाएगा E sin 90 माइनस थीटा। तो देखिए कौन सा वाला कंपोनेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, E cos 90 माइनस थीटा वाला प्रोड्यूस करेगा, ये तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगे। अब निकालिए बेटा एरिया, एरिया निकालने के लिए हमें पता है ये पूरी लेंथ कितनी है A, और ये लेंथ कितनी है बेटा आपकी B, तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा AB, एरिया हो जाएगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है E S cos थीटा, ये तो होगा E S cos। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, E आपका E रहेगा, एरिया के लिए कितना हो जाएगा AB, और यहाँ पे कितना है थीटा ही रहेगा cos 90 माइनस थीटा ही तो लेंगे। तो इसको हम फ्लक्स को देखेंगे तो कितना हो जाएगा E AB cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। ये आपके लिए फ्लक्स बनता है किसके कारण, ये होता है ABCD कारण, ABCD कारण ये आपका फ्लक्स बनता है। कोई दिक्कत? अब आइए बेटा इस साइड वाला, थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा आपका। इस साइड वाले पे आइए, ये देखिए कुछ इस टाइप का बना सरफेस, ये आपके पास A B E और ये क्या बन गया बेटा F। तो ये आपके पास सरफेस कैसा बना इस टाइप का, तो इसका एरिया वेक्टर इसका भी क्या लेंगे आउटसाइड लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है आपकी इस डायरेक्शन से, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है बेटा, इसका अपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो जाएगा 180, ठीक। तो हमें पता है थीटा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कोई फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना। तो हमें पता है जो FE होगा वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, तो ये तो बेटा B होगा ही होगा। लेंथ कैसे निकालेंगे, अब देखिए लेंथ निकालने के लिए क्या करें, आपको ये A वाला दे रखा है, ये एंगल किसी ना किसी एंगल पे होगा थीटा, तो इसका अगर कंपोनेंट ब्रेक करो तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A cos थीटा, और ऊपर कितना हो जाएगा A sin थीटा। तो लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी A sin थीटा, तो लेंथ ये हो जाएगी बेटा A sin थीटा ऊपर की, और आपके पास ये लेंथ है, ये क्या है बेटा आपके विड्थ है, तो एरिया निकलेगा, एरिया कितना हो जाएगा
एरिया हो जाएगा बेटा आपके पास ए साइन थीटा इंटू बी। तो फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स कितना हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, तो ई की जगह ई रहेगा, एस की जगह कितना हो जाएगा ए बी साइन थीटा और कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी थी -1, तो ये हो जाएगा ई ए बी साइन थीटा, वो भी किसका बेटा, वो भी आपका माइनस का। चीज समझ में आ गई। तो cos 180 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस ई ए बी साइन थीटा, समझ में आया। ये आपके लिए क्या निकल रहा है बेटा फ्लक्स, और ये फ्लक्स किस सरफेस के लिए ए बी ई एफ के लिए, ये हो जाएगा ए बी ई एफ। तो नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हमें क्या निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे नेट फ्लक्स, इसको डाल के नेट फ्लक्स निकालते हैं। तो नेट फ्लक्स अगर निकालना है तो नेट फ्लक्स तो क्या होगा, जितना भी इंडिविजुअल सरफेस है उनका फ्लक्स निकाल लीजिए। जैसे कि आपको कितना हो जाएगा ए बी सी डी का प्लस फ्लक्स किसका हो जाएगा फाई ए एफ डी का प्लस ये कितना हो जाएगा अंदर बी ई सी का प्लस बेस का निकाल दो फाई ई एफ सी डी का प्लस फाई निकाल दीजिए ए बी ई एफ का, ए बी ई एफ, ये तो 5 निकलेंगे। तो हमने क्या देखा, ए बी सी डी का जो आपके पास है फ्लक्स वो कितना है ई ए बी साइन थीटा प्लस ए एफ डी का 0, बी एफ सी का भी 0, ई एफ सी डी में ये भी क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 90 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस ए बी ई ए बी साइन थीटा, इसको हम यहाँ कहीं पे लिख रहे हैं माइनस ई ए बी साइन थीटा। देखिए आपका क्या कैंसिल होगा, ई ए बी साइन थीटा माइनस ई ए बी साइन थीटा दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट होंगे, तो जो नेट आपके पास मिलेगा फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा जी। इस पूरे से जो भी फ्लक्स मिलेगा वो कैसा होगा 0। चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि एक क्लोज्ड बॉडी है, इसके कारण फ्लक्स कितना होगा। ठीक, इसी तरीके से हम एक सिलेंडर से निकालने की कोशिश करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे कि फ्लक्स कितना होगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज मानिए आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपके पास इस तरीके से, और ये जो आपके पास सरफेस है इसका रेडियस कितना है बेटा r है सपोज, ठीक है। तो हम यहाँ का अगर एरिया लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा n कैप, आउटसाइड ले रहे हैं ये डायरेक्शन होगा, इसका भी रेडियस कितना बेटा r है तो इसका भी क्या होगा बेटा आउटसाइड होगा, और ये क्या होगा बेटा कर्व्ड सरफेस होगा। तो कर्व्ड सरफेस अगर होगा तो हर पॉइंट पे क्या होगा एरिया वेक्टर बाहर ही निकलेगा। तो यहाँ कहीं पे अगर आप देखते हैं सरफेस का, इसके कारण एरिया वेक्टर कितना होगा बेटा आउट ऊपर होगा। तो बेटा देखिए ये जो आपके पास स्फेरिकल जो आपका कर्व्ड सरफेस जो बन रहा है हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर बाहर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा 90 का इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बनेगा। ये सपोज मानो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा 90, तो इसके कारण तो हमेशा 0 होगा। तो किसके कारण फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इसके कारण जो कि लेफ्ट साइड है, और फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे किसके कारण जो कि आपका क्या है बेटा राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट साइड में तो कितना हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, एस के ds के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो कितना हो जाएगा बेटा फ्लक्स, ये ई का ई रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करवा दीजिए इसको, इंटीग्रेशन ये, और यहाँ पे कर दीजिए ds, ई ds कॉस, तो ई ds कॉस कितना हो जाएगा बेटा 180, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी माइनस, तो आप क्या लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds, ठीक। तो माइनस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म, तो ई बाहर है अंदर क्या बचेगा ds, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका लेफ्ट है,
राइट का देखिए, राइट का कैसे निकालेंगे? राइट का निकालेंगे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा ही तो होगा ये वाला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। तो ये हो जाएगा बेटा ई डी एस हो जाएगा। तो ई आपका यूनिफॉर्म, डी एस बाहर, ई इंटू कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहाँ कहीं पे देखिए, जो आपके पास यहाँ इस पे आइए, तो नेट फ्लक्स कितना होगा आपका? तो नेट फ्लक्स अगर आप देखते हैं तो फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट ही होगा। तो लेफ्ट का कितना है बेटा आपका? माइनस ई डॉट पाई आर स्क्वायर, और राइट का कितना हो जाएगा बेटा? प्लस ई डॉट पाई आर स्क्वायर। और देखिए दोनों ही कैंसिल आउट होंगे, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया बेटा आपका? जी। चीज समझ में आई? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। इस टाइप से क्या निकालना होता है बेटा? आपको फ्लक्स निकालना होता है कि कितना फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस एरिया में। तो चीज समझ में आ गई? तो क्या क्या देखा आज हमने आपको देखा है कि फ्लक्स क्या होता है, ये हमने बताया आपको, ठीक है। फ्लक्स क्या होगा, जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, S इज द एरिया, और थीटा क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर। और एरियल वेक्टर क्या कहलाएगा कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, या तो इनसाइड या फिर वो आउटसाइड, हमने बताया। इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी? वोल्ट मीटर होगी, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगी, ठीक। इसका जो आपको डायमेंशन फार्मूला भी बता दिया गया। और हमने ये भी बताया कि अगर किसी भी सरफेस से, प्लेन सरफेस से कोई भी चार्ज अगर टच करता है तो वहां पर उस सरफेस के कारण फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा, ठीक। और फ्लक्स आपका मैक्सिमम कब होगा? जब आपके पास एंगल कितना हो? 0 हो या फिर 180 हो। और मिनिमम आपका एंगल कब होगा? जब आपके पास कितना हो? 90 हो। चीज समझ में? तो इस तरीके से हम फ्लक्स के बारे में कहानी कर चुके हैं। तो अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा वो आएगा बेटा गॉस लॉ। और जो गॉस लॉ है वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होगा? इसी फ्लक्स पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम गॉस लॉ के बारे में।